नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी कैप्सूल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम फार्मासिस्ट एलोपैथी पोस्ट कोड 586। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था बोर्ड के द्वारा 19 अगस्त 2018 को। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड है। ऑलरेडी मैं जो फर्स्ट पार्ट है उसमें भी डिस्कस कर चुका हूँ इंडियन हिस्ट्री और इंडियन जियोग्राफी के कुछ एक क्वेश्चन। तो चलिए फिर से कुछ एक क्वेश्चन जो आगे आ रहे हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 136 फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एलिफेंट ग्रास इज फाउंड इन, हाथी घास कहाँ पे पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सवाना। ठीक है, सवाना में मिलती है हाथी घास। और देखिए इसका नाम एलिफेंट घास इसलिए है क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, 10 फीट के आसपास होती है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। और बाकी बात करें ऑप्शन की, तो देखिए जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है, चाहे सवाना है, प्रेरी है, स्टेपी है, पंपास है, ये सारे सारे क्या है, घास के मैदान है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप अगर प्रीवियस एग्जामिनेशन देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें जो मैक्सिमम टॉपिक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि बताइए कि ये जो घास के मैदान है ये कौन कौन से कंटिनेंट में है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हो। मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट जो घास के मैदान है वो बताता हूँ कि कौन कौन से कंटिनेंट में वो है। तो सबसे पहले बात करते हैं सवाना की, बात करते हैं तो ये है अफ्रीका कंटिनेंट में। और अफ्रीका कंटिनेंट में कहाँ? माडागास्कर कंट्री में। दूसरा स्टेपिस पड़ता है मिडल यूरोप और एशिया में। वेल्ड भी घास का मैदान है, ये भी अफ्रीका में है। उसके बाद है डाउन, ये है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। उसके बाद है प्रेरीज, ये है नॉर्थ अमेरिका में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम पूछ होता है। और पंपास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये है अर्जेंटीना में। तो ये कुछ एक घास के मैदान थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए अगर किसी को क्विक रिवीजन करना है या सिंपल आंसर ही चाहिए तो वो वीडियो को स्किप भी कर सकता है आगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 137, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर डज नॉट एमर्ज आउट फ्रॉम द तराई रीजन? तो इनमें से कौन सी नदी है जो तराई रीजन से नहीं आती है? तराई रीजन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के नॉर्थ में पड़ता है और नेपाल के साउथ में, यानी जो हिमालय फुटहिल्स है वहाँ पे इस तरह के क्षेत्र पाए जाते हैं। और ये वेट एरिया होते हैं जहाँ पे टॉल ग्रासलैंड, स्क्रब सवाना, साल फॉरेस्ट, क्ले रिच स्वैम्प पाए जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए यमुना इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यमुना निकलती है यमुनोत्री उत्तराखंड से और बाकी जो रिवर है वो हिमालय फुटहिल से निकलती है। और ये जितनी भी रिवर है ये सारी ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। यमुना है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और बाकी जितनी भी है वो सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 138 क्या है, विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद म्यूरक्षी कैनल प्रोजेक्ट? तो इनमें से कौन सा राज्य है जो म्यूरक्षी नहर परियोजना के साथ जुड़ा है? म्यूरक्षी मेजर रिवर है झारखंड की और इसका यूज़ किया जाता है वेस्ट बंगाल के द्वारा इरिगेशन पर्पस के लिए। तो ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है तो और ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल। बट ये निकलती है त्रिकुट हिल झारखंड से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139, फ्यूल यूज्ड इन एटॉमिक पाइल न्यूक्लियर रिएक्टर इज? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा फ्यूल यूज होते हैं? यूरेनियम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 139 का ऑप्शन सी, यूरेनियम 235। ठीक है, कई बार आपसे जो उसकी नंबरिंग है वो भी पूछी जाती है। तो यूरेनियम 235 ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 140, टी विल कूल मोस्ट इजली इन ए? तो जो चाय है वो जल्दी ठंडी किस में होगी? तो 140 का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी, मेटल कप में। ठीक है, किसी अगर मेटल के कप में आप चाय पियोगे तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है एज कम्पेयर टू जो अदर यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मेटल ही क्यों? क्योंकि जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट ट्रांसफर के। तो यानी कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है एटमॉस्फेयर में वो जल्दी होगा मेटल में और जिसकी वजह से क्या होगा, वो जल्दी कूल हो जाएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 141, अ फर्टिलाइजर विच नॉट नेचुरली अकर इन सम रॉक इज? तो कुछ चट्टानों में जो प्राकृतिक रूप से फर्टिलाइजर पाए जाते हैं, खाद पाई जाती है, उर्वरक पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो 141 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन
बी, उन्हें कहते हैं सुपर फॉस्फेट। ठीक है, तो ऑप्शन बी सुपर फॉस्फेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 142, कॉटन सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय, तो जो कपास के बीज होते हैं वो किसके द्वारा प्रकीर्ण होते हैं? तो 142 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विंड के द्वारा, हवा के द्वारा। अब यहाँ थोड़ा सा समझते हैं, जैसे आप एक पिक्चर देख सकते हो, पहले समझते हैं सीड डिस्पर्सल क्या होता है। तो देखिए कोई भी प्लांट होता है उसके अपने बीज होते हैं। अब वो बीज अपनी ग्रोथ करने के लिए किसी भी एजेंट के थ्रू कहीं पे फैल जाते हैं। ठीक है, इधर उधर फैल जाते हैं, उसे कहते हैं सीड डिस्पर्सल। अब वो किसी भी एजेंट के द्वारा हो सकता है, जैसे हवा के द्वारा हो सकता है, पानी के द्वारा हो सकता है, मधुमक्खियों के द्वारा हो सकता है, एनिमल के द्वारा हो सकता है, कुछ भी वे से हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे पूछा गया कि जो कॉटन के सीड होते हैं, कॉटन के बीज होते हैं, वो कॉटन से कैसे अलग होते हैं? तो हवा की वजह से, जैसे आपने यहाँ पिक्चर के माध्यम से भी देखा था कि हवा चलती है, आपने आसपास भी देखा होगा कुछ इस तरह के प्लांट होते हैं, हवा चलती है और उसके जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो अलग हो जाते हैं क्योंकि ये लाइट होते हैं वेट में और इनमें विंग्स होते हैं। तो यही यहाँ पे पूछा गया था, तो ऑप्शन ए विंड एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 143, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बटर इज गुड सोर्स ऑफ, मक्खन किसका बढ़िया स्रोत है? तो यह है विटामिन ए का। 143 का ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। विटामिन ए की बात करते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल और सोर्सेज इसके काफ़ी सारे, जैसे मछली का तेल, ठीक है, फल, टमाटर, गाजर, मक्खन तो बता दिया हमने, और अंडे की जल्दी। और अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है शरीर में, तो इसकी वजह से हमें रतौंधी रोग होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनमरेट्स फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द इंडियन सिटीजन? तो फंडामेंटल ड्यूटी कौन से आर्टिकल में आती है? फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो ये आती है डीपीएसपी के अंडर पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन की, और आर्टिकल है 51A से स्टार्ट होता है। और फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी अमेंडमेंट में इसे जोड़ा गया था, तो 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, उसी के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 51 आर्टिकल 51A एंड आर्टिकल के अंडर। और ये भी पूछा जाता है कि कौन सी कमेटी ने इसका सुझाव दिया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी जिन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करने का सुझाव दिया था। और टोटल हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है? टोटल है 11 फंडामेंटल ड्यूटी। कई बार डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटी हमारे पास अलग अलग तरह की है। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 145, द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज, भारतीय संसद का ऊपरी सदन क्या कहलाता है? तो उससे कहते हैं राज्यसभा। देखिए अब इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऑप्शन ए राज्यसभा इसका करेक्ट आंसर है। और लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस। ठीक है, तो राज्यसभा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राज्यसभा की बात करें तो ये आता है आर्टिकल 80, और इसमें जो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं वो 250 हो सकते हैं, और एट प्रेजेंट है 245, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो 12 मेंबर रहते हैं वो रहते हैं नॉमिनेटेड, और नॉमिनेट कौन करता है उन्हें? प्रेसिडेंट। और एज कितनी चाहिए अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना, तो आपकी एज होनी चाहिए 30 ईयर्स, कम से कम 30 ईयर आपकी होनी चाहिए। और इसके बारे में पूछे तो और इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि जो राज्यसभा है वो टेम्परेरी हाउस है या फिर परमानेंट हाउस है? तो जो हमारी राज्यसभा है वो है परमानेंट हाउस, तो उसे कोई भी स्थगित नहीं कर सकता, कोई भी टर्मिनेट नहीं कर सकता। लोकसभा को कर सकते हैं बट राज्यसभा को नहीं कर सकते। कई बार आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कौन राज्यसभा को भंग कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, तो कोई भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट हाउस होता है। और जो इसके वन थर्ड मेंबर होते हैं वो हर एक 2 साल के बाद रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 146 क्या है? द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद, तो ये अमेंडमेंट थी 73rd अमेंडमेंट जो हुई थी 1993 में, और ये अमेंडमेंट है रिलेटेड टू पंचायती राज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और शेड्यूल की बात करें तो पंचायती राज आता है 11th शेड्यूल में, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है म्यूनसिपालिटी का। म्यूनसिपालिटी की बात करें तो वो 12th शेड्यूल में आता है, और जो अमेंडमेंट है इसकी वो है 74th। देखिए 73rd पंचायत की है और 74th है
म्यूनसिपालिटी की, 1993 में पंचायत की है और 1994 में म्यूनसिपालिटी की। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147, विच इज द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया टू हैव द कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड जिन्हें हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहते हैं हम। तो ये आता है आर्टिकल 44, काफी इंपॉर्टेंट है, और डीपीएसपी के अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉमन सिविल कोड है, थोड़ा सा समझते हैं इसको कि देखिए अब इंडिया में क्या है, अलग अलग तरह के धर्म है, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे धर्म है, बट क्या है कि हर धर्म के लिए जो कानून है वो अलग अलग है, ठीक है। तो कॉमन सिविल कोड यही कहता है कि मजहब अनेक बट जो कानून है एक है, यानी सभी के लिए समान कानून। अब आपने देखा होगा जब भी पीछे जैसे एक मुद्दा चला था ट्रिपल तलाक का, तो उसमें भी यही बात कही गई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सभी के लिए समान कानून होना चाहिए, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे मुस्लिम है। इसमें पर्सनल लॉ आते हैं जिसमें आपकी प्रॉपर्टी, मैरिज, डाइवोर्स किस तरह से होगा, वो चीजें इसमें इंक्लूड होती है। तो सिर्फ गोवा एक ऐसी स्टेट है जहां पे कॉमन सिविल कोड है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 148, इफ सेविंग एक्सीड इन्वेस्टमेंट द नेशनल इनकम विल बी। अगर आपकी जो बजट है वो इंक्रीज हो जाती है आपकी इन्वेस्टमेंट से, तो नेशनल इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्या होगा, जो मेन स्ट्रीम हमारे पास होती है वहां से जो पैसा है वो विड्रॉ होता रहेगा और एक ही जगह पे वो इकट्ठा होता रहेगा, तो वो इफेक्ट करेगा नेशनल इनकम, और जिसकी वजह से नेशनल इनकम फॉल करेगी। तो नेक्स्ट 149 के हैं, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एज द लैंड रिफॉर्म मेजर फेल टू टेक ऑफ इन। भूमि सुधार मापदंड के रूप में चकबंदी नहीं हटाई गई, कहां पे नहीं हटाएगी, तो 149 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी तमिलनाडु। मैं आपको यहाँ इसको थोड़ा सा सिंपल करके एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लेते कोई किसान है, उसके पास क्या है, जमीनें हैं, बट वो जमीन बहुत बिखरी हुई है, कुछ एक उसके घर के पास है, कुछ 1 किलोमीटर दूर है, कुछ 2 किलोमीटर दूर है। अब जितनी भी जमीन है उसे तो वो बोनी पड़ेगी और काटनी भी पड़ेगी, तो उसका क्या होता है, खर्चा बहुत हो जाता है उसमें, ठीक है, उसे बचता खुद कुछ नहीं है, क्योंकि उसको अलग अलग जगह पे बुआई करनी पड़ती है। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा था, ये चीज करी थी जिसे कहते हैं भूमि सुधार मापदंड। तो उसमें क्या किया था, गवर्नमेंट ने देखा था कि उसकी कितनी वैल्यू बन रही है उसकी जमीन की अलग अलग जगह पे, और उसे उसी जमीन की वैल्यू के बराबर एक अलग से टुकड़ा दे देते थे जो एक ही जगह पे होता था। तो ये सिंपल में मीनिंग था इस चीज का, ठीक है। तो ये कहाँ नहीं हटाया गया है, तमिलनाडु में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट 150, गिल्ट एज्ड मीन्स। तो 150 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और ये कंट्रोल की जाती है आरबीआई के द्वारा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेसिकली क्या होता है, एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें लिखा होता है कि आपको इतने पैसे दिए जा रहे हैं इतने टाइम के लिए, ठीक है, सिंपली पीस ऑफ पेपर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 151, इंक्रीज इन नेट आरबीआई क्रेडिट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आरबीआई का जो क्रेडिट है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है ऑप्शन डी, मॉनेटाइज डिफिसिट, मौद्रिक घाटा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 152, एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया आर गिवन बाय द। भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नीति आयोग। तो देखिए यहीं पे हमारे 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक होता है एनएसएसओ जो ऑप्शन ए में दिया है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सर्वे करना हाउस होल्ड कंजप्शन को और डाटा प्रोवाइड करना, ये काम होता है इसका, ठीक है, पॉवर्टी से रिलेटेड ही है। उसके बाद हमारे पास होता है प्लानिंग कमीशन जिसे आजकल क्या कहते हैं नीति आयोग, तो उसका काम होता है एस्टिमेट करना पॉवर्टी को, ठीक है, जिसके वो अलग अलग तरह की मेथड यूज करते हैं। जैसे अलग अलग जो समिति बनी थी इसकी, गरीबी रेखा मापने के लिए, लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, उसके बाद सी रंगराजन समिति, तो उन्हीं के बेसिस पे उनके जो मेथड बताए गए थे उसी के बेसिस पे इनको एस्टिमेट करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो सेंसेस बनाती है बीपीएल सेंसेस, वो बनाई जाती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे एक है CSO, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम होता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 153 क्या है, इफ ग्लोसरी इज कोडेड एज 97533
562 and geography is coded as 9159684002, then geology can be coded as, तो इसका सिंपल वे है, आप यहीं से देख सकते हो डायरेक्टली कोड के थ्रू कि जो जी की वैल्यू है वो कितनी है 9 है, एल की कितनी है 7 है, ओ की कितनी है 5 है। ठीक है, डायरेक्टली आप वैसे जियोग्राफी से भी निकाल सकते हो। जो इनका कोड दिया सिंपली जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ जो क्वेश्चन पेपर में किया है कि आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि किसकी वैल्यू कितनी है। तो बस सिंपली आपने वैसे ही क्या करना है, वैसे ही आपने क्या किया, जी की वैल्यू 9 डाल दी, ई की वैल्यू 1 डाल दी, ओ की वैल्यू 5 डाल दी, एल की वैल्यू 7 डाल दी और ओ की वैल्यू फिर से 5 डाल दी, जी की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 2। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली कोड के थ्रू वैल्यू देखनी है कि कितनी बन रही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 154। इफ नीना सेज अनीताज फादर रमन इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ महिपाल, देन हाउ इज बिंदु हु इज द सिस्टर ऑफ अनीता रिलेटेड टू महिपाल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। तो आप इसे खुद सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।